Hi guys, welcome to Obvious Classes. I am your educator Pratik Morwal. This is your daily current affairs session. Name is Morning Sprint. Sprint mean एक short distance को full focus और full speed के साथ cover करना. ये बात कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले सभी स्टूडेंट्स पे भी अप्लाई होती है, क्योंकि अगर आप अपनी दिन की शुरुआत एक प्रिसाइज करंट अफेयर्स जो कि इजी टू अंडरस्टैंड और एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा उसके साथ करते हैं, तो ये आपके एग्जाम की प्रिपरेशन को और इजी बना देती है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये क्लास में जो न्यूज़ आएगी उसके सोर्सेज क्या क्या रहेंगे। सभी प्रकार के न्यूज़पेपर जिसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स और मिंट, ये सारे रहेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, जो यूनिक रहेगा, वो क्या रहेगा? इसमें जो न्यूज़ ली जाएगी वो पीआईबी नोट से ली जाएगी। साथ ही साथ इसमें ऑल इंडिया रेडियो की भी न्यूज़ ली जाएगी। रिसेंटली जो यूपीएससी का आप ट्रेंड देख रहे हैं, वहां पे करंट अफेयर्स पूछा जाता है पीआईबी और एआईआर से। यूपीएससी के ट्रेंड को सभी अदर एग्जाम भी फॉलो करते हैं, तो ये जो न्यूज़ रहेगी वो इंपॉर्टेंट रहेगी। अब हम देखते हैं कि ये क्लास कौन से स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल रहेगी। यूपीएससी में अगर बात करें तो सीडीएस, सीएपीएफ और एनडीए के प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए क्लास बेनिफिशियल रहेगी। डिफेंस की अगर हम बात करें तो एफ कैट, इंडियन कोस्ट गार्ड का असिस्टेंट कमांडेंट का जो एग्जाम होता है, वहां भी ये क्लास बेनिफिशियल रहेगी। साथ ही साथ इन दोनों एग्जाम के बाद जो एक इंटरव्यू होता है जिसको बोलते हैं एसएसबी इंटरव्यू, एसएसबी इंटरव्यू में लेक्चरेट और आपका जो जीडी होता है, वहां पे भी क्लास सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, एसएससी में सीजीएल, सीएचएसएल, बैंकिंग में पीओ, क्लर्क और किसी भी स्टेट के पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए क्लास बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, तो आपको समझ में आया अभी तक? ये क्लास आपकी डेली रहेगी, आपको रेगुलर बने रहना है, साथ ही साथ इस क्लास को आगे शेयर भी करते रहना। ठीक है, तो आइए हम न्यूज़ को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे न्यूज़ को बस पढ़ा नहीं जाएगा, पहली जो न्यूज़ है उसको देखते हैं तो समझा भी जाएगा। डायमंड सेंड कैप टू ऑर्बिट रॉकेट एमिंग टू ट्रांसफॉर्म इंडिया स्पेस एम्बिशंस टेक ऑफ। ठीक है, स्पेस में इंडिया में कुछ हुआ है उसके बारे में हम देखते हैं। आप टेंशन मत लीजिए, जब टॉपिक खत्म होगा आपको इजिली समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। न्यूज देखते हैं। विक्रम वन लॉन्च किया है, इंडिया बिकम थर्ड नेशन, इंडिया तीसरा ऐसा नेशन बना है विद प्राइवेट लो अर्थ ऑर्बिट, एलईओ की फुल फॉर्म रहेगी, कैपेबिलिटी 350 केजी पेलोड। ठीक है, अभी तक समझ में नहीं आया है, मैं आपको समझाता हूँ, तो पढ़िए पहले। इंडिया ने पहला प्राइवेटली डेवलप्ड लॉन्च व्हीकल जिसका नाम है विक्रम वन, किसने बनाया है? स्काई रूट एरोस्पेस ने बनाया है। लॉन्च किया गया है कहाँ से? श्री हरिकोटा, जो कि कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। कब? 18 जुलाई 2026 को। प्लेसिंग टैग डेमो सैटेलाइट्स इन लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, पहले तो आपको लो अर्थ ऑर्बिट को समझना पड़ेगा। लो अर्थ ऑर्बिट का मीन होता है अर्थ की सतह से, ठीक है, जो उसकी सरफेस है वहां से 250 किलोमीटर टू 1600 किलोमीटर एल्टीट्यूड, यानी कि ऊंचाई पे जो एरिया रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम? लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे सैटेलाइट रहती है, जिससे क्या होता है? सर्विलेंस होता है। इंडिया की किसी भी देश की सिक्योरिटी की बात करें, इंटरनेट का यूज, मोबाइल नेटवर्क और भी जीपीएस या फिर मौसम विभाग, इन सारी चीजों की जानकारी किससे मिलती है? हमें सैटेलाइट से मिलती है। तो इंडिया में पहले जो ये सैटेलाइट भेजने का काम करता था वो कौन करता था? वो करता था इसरो, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि किसके कंट्रोल में था? गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। लेकिन 2023 में इंडिया ने एक पॉलिसी चेंज करी। क्या थी वो पॉलिसी? इंडियन स्पेस पॉलिसी, इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023, जिसके पास इंडियन गवर्नमेंट ने जो प्राइवेट फर्म है उनको भी अलाउ कर दिया कि आप लो अर्थ ऑर्बिट में अपने सैटेलाइट को भेज सकते हैं। इसी के अंतर्गत क्या हुआ? जो पहला इंडिया का प्राइवेट फर्म वाला क्या है, जो व्हीकल को लॉन्च किया है, सैटेलाइट को भेजा है, वो कौन सा था? विक्रम वन। ठीक है, आपको न्यूज समझ में आ रही है? यस, ये विक्रम वन है। और इसको जिस कंपनी ने बनाया है वो कौन है? स्काई रूट एरोस्पेस। ये कहाँ की कंपनी है? ये एक हैदराबाद की स्पेस एजेंसी है। हैदराबाद, आप बात करें स्पेस के सेंटर में एक हब बन चुका है। ठीक है, तो आपको अभी तक समझ में आया? अब नाउ
नेक्स्ट जंप करते हैं अपन, इंडिया बिकम्स द थर्ड कंट्री, इंडिया ऐसा तीसरा देश बन गया है जो प्राइवेटली व्हीकल को लॉन्च कर रहा है, ठीक है, जहां पे प्राइवेट फर्म भी व्हीकल को लॉन्च कर रही है स्पेस में, जिससे क्या होगा, सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में आके सेटल हो जाएगा। इससे पहले ये कौन कर चुका है, यूएसए और चाइना। अब आपको एक बात समझने होगा कि ये जो चीज है, जहाँ पे प्राइवेट फर्म को भी सैटेलाइट भेजने के लिए अनुमति दी जा रही है, व्हीकल को लॉन्च करा दिया जा रहा है, ये क्यों चेंज हुआ। आप एक बात समझिए कि जैसे प्रॉपर्टी में पहले या अभी भी कई जगह होता है जहाँ पे अतिक्रमण हो जाता है, यानी कि एनक्रोचमेंट हो जाता है, जो पहले आता है वो पहले अपनी जगह रोक लेता है। उसी तरह जो एक लो अर्थ ऑर्बिट है, वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे बड़े बड़े देश जो कि स्पेस एजेंसी जिसकी काफी अच्छी है, वो क्या कर रहे हैं, अपने सैटेलाइट को भेजते जा रहे हैं। अब जिसके ज्यादा सैटेलाइट्स होंगे, उसके पास सर्विलेंस भी ज्यादा होगा, उसके पास टेक्नोलॉजी भी ज्यादा होगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी ज्यादा कर पाएगा, मौसम विभाग की जानकारी ज्यादा होगी, ये सारी चीजें उस देश के पास ज्यादा होगी, ठीक है। यूएसए और चाइना की जो गवर्नमेंट की स्पेस एजेंसी है, आपने नासा का नाम सुना होगा, ठीक है, वो किसकी है, यूएसए की है। तो ये पहले खुद अपने सैटेलाइट भेजते थे, लेकिन इनको लालच आया कि हमें तो और भी सैटेलाइट भेजनी है, तो इन्होंने क्या किया, प्राइवेट फर्म को भी अलाउ कर दिया। अब इंडिया क्या चाहता है कि अगर हम इसरो से ही काम करते रहेंगे, तो हमारी जो सैटेलाइट है वो कम रहेगी, इसलिए इंडिया ने प्राइवेट फर्म को भी अलाउ किया। और पहला क्या है, विक्रम 1 जो लॉन्च किया है इंडिया ने प्राइवेट फर्म, किसके थ्रू, स्काई रोड एरोस्पेस, जो कि हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। कहाँ से किया है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। यहाँ से समझ में आया आपको, इसको पढ़ लीजिए, वो भी वही चीज है जो मैंने बताया। द लॉन्च हाईलाइट द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ लो अर्थ ऑर्बिट, अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब जो पहले आएगा लो अर्थ ऑर्बिट में वो वहां पे इंक्रोचमेंट यानी कि अतिक्रमण कर लेगा। ऑर्बिटल जोन वेयर नेशंस आर डिप्लॉइंग मेगा कॉन्स्टलेशन, मेगा कॉन्स्टलेशन का मतलब होता है बहुत सारी सैटेलाइट्स का एक समूह, ठीक है। जिस भी कंट्रीज की ज्यादा सैटेलाइट्स होगी वो क्या करेगी, वो ज्यादा एक तरीके से एडवांटेज में रहेगी, विद implications फॉर इंडिया नेशनल सिक्योरिटी एंड इंडियन स्पेस रिसर्च कैपेबिलिटीज, ठीक है। इंडिया की स्पेस की रिसर्च की कैपेबिलिटीज भी बढ़ाएगी। ये सारी चीजें आपको समझ में आई। आपको यहाँ पे दो चीज समझनी पड़ेगी। पहला है पेलोड, ठीक है। पेलोड क्या होता है, किसी ट्रांसपोर्ट के ट्रक में कोई जो सामान जा रहा है उसको पहले हम किस पे नापते हैं, धर्म कांटा नाम की चीज होती है, जिसपे हम उसको वेट मेजर करते हैं। जितना सामान का वेट होगा वही उसका क्या हो जाएगा, पेलोड हो जाएगा। सेम लाइक जो व्हीकल होता है, आपका लॉन्च व्हीकल होता है, उसमें जो भी सामान जा रहा है वो क्या होगा, पेलोड होगा। अभी ये कितना पेलोड लेके गया है, 350 kg का पेलोड लेके गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें और क्या इंपॉर्टेंट चीज है। विक्रम 1 बिल्ट बाय स्काईरूट एरोस्पेस हमने पढ़ लिया है, बिकम इंडिया फर्स्ट प्राइवेट ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल डिप्लॉइंग सैटेलाइट। इसने कहाँ पे करी है, ये 450 किलोमीटर के एल्टीट्यूड की हाइट पे इसको लॉन्च किया है सैटेलाइट को, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, लो अर्थ ऑर्बिट में 250 से 1600 किलोमीटर की रेंज होती है, तो यहाँ पे 450 पे लेके गया है। आगे इसको और भी ऊंचाई तक ले जाने की बात चल रही है। इंडिया इज नाउ द थर्ड कंट्री, ठीक है, आफ्टर यूएस एंड चाइना। लेकिन जो इस प्रोग्राम का या इस मिशन का नाम था वो क्या था, आगमन। आगमन यानी कि किसी भी नई चीज की शुरुआत करना, ठीक है, टू स्टार्ट समथिंग न्यू। इसको एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी कॉल्ड इट डिफाइनिंग मूवमेंट, हाईलाइटिंग द सक्सेस ऑफ द गवर्नमेंट डिसीजन टू ओपन द स्पेस सेक्टर, ठीक है। पीएम मोदी ने बोला है कि हमने जो 2023 में पॉलिसी को चेंज किया था, उसकी वजह से इंडिया के लिए एक बहुत ही डिफाइनिंग मूवमेंट है। स्पेस एजेंसी की बात करें या स्पेस सेक्टर में इंडिया अब अपने कदम आगे बढ़ा रहा है, ठीक है। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, विक्रम 1 के बारे में बात करी, और इसका जो स्काई रूट एरोस्पेस जो कंपनी है जिसने बनाया है विक्रम 1 को, उसके बारे में बात करी, एल्टीट्यूड के बारे में बात करी, लो अर्थ ऑर्बिट के बारे में बात करी, हमने पेलोड के बारे में बात करी, ठीक है। इसकी हाइट अभी ये कितने लेके गया है, 450 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे लेके गया है। इस सारी बातों की चर्चा हम इस टॉपिक में कर चुके हैं। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आपकी न्यूज है, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन अलाउ सऊदी अरेबिया टू इनरिच यूरेनियम, स्किप IAEA एडिशनल प्रोटोकॉल इन न्यूक्लियर डील, ठीक है। ये न्यूज अभी आपको समझ में नहीं आई, लेकिन टॉपिक खत्म होते ही इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। आप यहाँ पे जो मेन वर्ड्स है उनको पकड़िए। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि यूएसए, यूएसए ने क्या किया है, अलाउ किया है सऊदी अरेबिया को टू इनरिच यूरेनियम,
यूरेनियम का भंडार बढ़ाने के लिए। और क्या स्किप कर दिया है? IAEA, ठीक है, IAEA एडिशनल प्रोटोकॉल इन न्यूक्लियर डील, इंटरनेशनल एजेंसी, ओ सॉरी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म रहेगी। इसको समझते हैं हम न्यूज को। क्या किया है, यूएसए ने सऊदी अरेबिया को यूरेनियम रखने की अनुमति दे दी। अब रखने के साथ साथ यूएसए ने क्या अनुमति दी है कि आप इसको यूरेनियम को बढ़ा भी सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, आप इसकी रीप्रोसेसिंग कर सकते हैं। इनरिचमेंट एंड रीप्रोसेसिंग, इनरिचमेंट यानी कि बढ़ाना, रीप्रोसेसिंग यानी कि एक बार हम किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल को यूज करेंगे तो वो खराब हो जाएगा, नहीं। जो यूरेनियम और प्लूटोनियम है वो क्या होता है, पूरा खराब नहीं होता, उसको रीप्रोसेस होके वापस से रीयूज कर सकते हैं। किसको? यूरेनियम को और प्लूटोनियम को। गॉट इट? तो यूएसए ने क्या किया है, सऊदी अरेबिया को ये दोनों चीजों को अलाउ किया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपको पता होगा 1945 की अगर हम बात करें, जब यूएसए ने जापान पे न्यूक्लियर अटैक किया था, पहला किया था हिरोशिमा और दूसरा किया था नागासाकी। हिरोशिमा में जो बम डाला था वो किस पे बना हुआ था? वो यूरेनियम बेस्ड बना हुआ था। और नागासाकी में जो बम बना हुआ था वो किस पे बना हुआ था? वो प्लूटोनियम एलिमेंट का इस्तेमाल करके बना हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, सारे देश ने मिलकर कहा कि ये जो न्यूक्लियर बम है या न्यूक्लियर वेपन्स है, उससे क्या होगा, पूरी पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। तो आइए हम मिलके एक ऐसी ट्रीटी बनाते हैं जिससे आगे आने वाले समय में कोई भी देश क्या करेगा, कोई भी देश अपना न्यूक्लियर बम को नहीं बनाएगा, न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं करेगा। तो 1967 में क्या होता है, एक नॉन न्यूक्लियर नॉन प्रोफिलरेशन ट्रीटी आती है। यानी कि अब आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम का प्रसार नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें इंडिया ने साइन नहीं करे थे, ये ट्रीटी 1970 से लागू हो गई थी। इंडिया ने इसमें साइन इसलिए नहीं करे थे क्योंकि जो 5 देश थे, यूएसए, यूएसएसआर जो कि अब रशिया है, ठीक है, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, तो ऐसे जो देश थे उनके पास तो क्या था, ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर थी। इंडिया ने कहा कि ये तो एक तरीके से भेदभाव है, आने वाले समय में इन फ्यूचर आप हमें दबाएंगे कि हमारे पास तो न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर पावर है, हम इससे क्या करेंगे, आपको दबा देंगे, आपको सप्रेस कर देंगे, इसलिए इंडिया ने इस पे हस्ताक्षर नहीं करेंगे। अब आप ये समझिए, जो भी करंट अफेयर्स की न्यूज आती है उसके अराउंड की हम जितनी भी स्टैटिक न्यूज दे रहे हैं वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट अपने आप हो जाती है, ठीक है। तो आप वापस से समझिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। उसके बाद एक तो हो गया एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। दूसरा हो गया आपका IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसमें क्या था, ये बनाई इसलिए गई ताकि बम के अलावा भी न्यूक्लियर का इस्तेमाल होता है। किसके लिए होता है? न्यूक्लियर एनर्जी के लिए। अब न्यूक्लियर एनर्जी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें कार्बन का एमिशन नहीं होता, ठीक है। जो कार्बन जलता है जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है वो इसमें नहीं होता। साथ ही साथ ये आने वाले समय में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। इससे क्या होता है, इससे जो आपकी ऑयल पे डिपेंडेंसी है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। कोल पे डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। तो ये सारी चीजें किससे है, न्यूक्लियर एनर्जी से। सऊदी अरेबिया ये चाहता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया के पास क्या है, ऑयल है, कि हम हमारी ऑयल पे डिपेंडेंसी खत्म करें और हम ये चाहते हैं कि हम न्यूक्लियर एनर्जी को बनाएं। लेकिन इसी तरीके से हर देश चाहता है। अब हर देश चाहता है तो उसके लिए क्या हुआ है, IAEA प्रोटोकॉल, एक तरीके से एक संस्था है जो क्या करेगी, टाइम टू टाइम सर्विलेंस करेगी, चेक करेगी कि आप एनर्जी के लिए ही इस्तेमाल कर रहे हैं ना, या फिर आप इसका इस्तेमाल बम बनाने के लिए तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता था, इसमें कहीं जगह ऐसी छूट जाती थी। अब ये जो प्रोटोकॉल है किसके अंतर्गत आता है, यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत। यूनाइटेड नेशन में जितनी कंट्रीज होगी, जितनी पार्ट होंगे, उसी उस पे क्या होगा, ये IAEA प्रोटोकॉल अप्लाई होगा। समझ गया? लेकिन अभी इसमें क्या हुआ था, 1997 में एक एडिशनल प्रोटोकॉल आया, जिसमें ये जो संस्था है ये कभी भी जाके शॉर्ट नोटिस पे चेक कर सकते हैं, ठीक है, सर्विलेंस रखेंगे, है ना, स्पाई छोड़ सकते हैं, बता सकते हैं वो स्पाई की
ये कंट्री न्यूक्लियर एनर्जी का गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो ये किस पे अप्लाई होती है? जो भी देश यूरेनियम रखता है, प्लूटोनियम रखता है, हर उस देश पे ये IAEA का एडिशनल प्रोटोकॉल अप्लाई होता है। लेकिन अमेरिका ने क्या किया? सऊदी अरेबिया के लिए बोल दिया कि आप यूरेनियम को इनरिचमेंट भी कर सकते हैं और इसका रिप्रोसेसिंग भी कर सकते हैं, लेकिन आपको IAEA के एडिशनल प्रोटोकॉल से गुजरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? तो यही वाली चीज है जिससे पूरी दुनिया के देश इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आपने इतना फेवर क्यों कर रहे हैं। अमेरिका एक लालची देश है, उसको सऊदी अरेबिया के अभी भी तेल की भूख है। ठीक है? समझते हैं आगे। द डील हैज बीन डिलेड सिंस अक्टूबर 2025। ये जो डील थी 2025 अक्टूबर से ही चालू थी, लेकिन क्यों रुकी हुई है? ईरान की वजह से। ईरान और सऊदी अरेबिया का आपस में एक राइवलरी है। पहली तो शिया और सुन्नी की वजह से, डिफरेंट सेक्ट के लोग हैं वो इस्लाम में। और जो मिडिल ईस्ट जो एरिया है जिसमें इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, ये सारी कंट्रीज आती है, वहां पे एक आर्म रेस बन गई है जो कि न्यूक्लियर है। यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी किसके पास रहेगी, न्यूक्लियर आर्म्स किसके पास रहेंगे, ये आपस में चलता आ रहा था। और ईरान और यूएसए का तो ऑनगोइंग जो आप टेंशन देख रहे हैं वो आपको समझ में आ ही रहा होगा। ईरान की वजह से ये जो डील थी वो डिले हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं। एक्सपर्ट्स वार्न दिस कुड सेट अ प्रेसिडेंटेड फॉर अदर कंट्रीज एंड अंडरमाइन द नॉन प्रोलिफरेशन रीजिम। ठीक है, नॉन प्रोलिफरेशन के बारे में हमने पढ़ लिया है। एक्सपर्ट का ये मानना है कि इस प्रकार से अमेरिका अगर सऊदी अरेबिया को फेवर करेगा और IAEA के प्रोटोकॉल में उसको नहीं लेके आएगा, तो अदर कंट्रीज के सामने एक गलत एग्जाम्पल सेट हो जाएगा, जिसकी वजह से अदर जो कंट्रीज है वो भी यूरेनियम का इनरिचमेंट करेगी, साथ ही साथ उसका रिप्रोसेसिंग करेगी, जो कि हमेशा ये नहीं होगा कि एनर्जी के लिए ही यूज आएगा, ये बम बनाने के लिए भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इस टॉपिक में। दिस रेजेस सीरियस प्रोलिफरेशन कंसर्न एज सऊदी कुड पोटेंशियली डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स। ऑफ कोर्स सऊदी अरेबिया भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है, स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ इट्स राइवलरी विद ईरान। ईरान से इसकी राइवलरी है, ये आपको देख लीजिए। ये आपका मैप है, ईरान ये रहा, सऊदी ये रहा। ठीक है, इसमें बहरान, UAE, ओमान, यमन, सीरिया। ठीक है, ये सारी क्या है? प्रॉक्सी कंट्रीज है, जिसकी वजह से सऊदी और ईरान के बीच में ऑनगोइंग टेंशन चलती ही रहती है। द डील ऑल्सो स्किप द एडिशनल प्रोटोकॉल लाइक न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी। यानी कि पहले तो ये ट्रीटी में बोला गया था 1970 में कि आने वाले समय में हम न्यूक्लियर जो एलिमेंट है उसका प्रसार नहीं करेंगे, लेकिन अब इसका प्रसार भी हो रहा है, इनरिचमेंट हो रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस न्यूज। नेक्स्ट हम न्यूज देखते हैं। US DHS eliminates duration of status for F1 visas, caps stay at 4 years, impacting Indian students। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज इंडियन स्टूडेंट्स के लिए है। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से सबसे पहले तो आप समझिए F1 वीजा होता क्या है, और पहले तो आप उससे पहले ये समझिए वीजा क्या होता है। जैसे हमारे देश में आधार कार्ड होता है, हम जहाँ भी जाते हैं हमें आधार कार्ड या कोई पैन कार्ड, जो भी हमें ID दिखानी पड़ती है, जिससे हम इंडिया के नागरिक रहते हैं, वो क्या होता है? आपका इंडिया की आइडेंटिफिकेशन होती है। उसी प्रकार अगर इंडिया का कोई नागरिक किसी दूसरे देश में जाता है, तो वहां पे उसको कैसे पहचाना जाएगा? वहां की आइडेंटिटी रहेगी उसकी वीजा। ठीक है, तो कहाँ से आया है? वो इंडिया से आया है। जहां पे भी उसको कोई गैस कनेक्शन लेना होगा, सिम लेनी होगी, वहां पे क्या लगेगा? उसका वीजा लगेगा। अब F1 क्या है? F1 वीजा ये इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, या फिर बोले USA में जो स्टूडेंट्स की एंट्री होती है, स्टूडेंट्स इसके लिए आएंगे ग्रेजुएशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, PhD के लिए, रिसर्च के लिए, इन सब के लिए स्टूडेंट जो USA जा रहे हैं उनको किस पे बुलाया जाता था? F1 वीजा पे बुलाया जाता था। पहले क्या होता था? F1 वीजा में टाइम का कोई लिमिट नहीं था। टाइम का लिमिट यानी कि अगर PhD उसकी 6 साल चलती तो 6 साल चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें वीजा उसको कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अभी जो USA का DHS यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, इसने क्या किया है? ये F1 वीजा को लिमिट कर दिया है कितने साल के लिए? 4 इयर्स तक के लिए। 4 साल तक के लिए ही वीजा दिया जाएगा। अब आप बोलेंगे कि जो मेडिकल का कोर्स होगा वो अगर 5 साल का हुआ, PhD 6 साल का हुआ, वो कैसे करेंगे? उसके बारे में भी प्रावधान है, हम पढ़ते हैं पहले। DHS की फुल फॉर्म देखिए आप, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। F1 वीजा को 4 साल तक किसने किया है?
डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी। ये क्या करती है? ये वीजा जो पॉलिसीज होती है उसको बनाती है। ये इमिग्रेशन जो कि शरणार्थी आते हैं अमेरिका में उसको बनाती है, ठीक है, उसकी पॉलिसीज बनाती है। इंटरनल सिक्योरिटी की अमेरिका की बात करें, बॉर्डर सिक्योरिटी की बात करें, सारा कौन देखता है? डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी। ठीक है, इसने क्या किया है? एलिमिनेट्स ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस F1 वीजा रिप्लेसिंग इट विद अ फिक्स्ड 4 ईयर एडमिशन। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब इससे ज्यादा अगर किसी को चाहिए होगा तो क्या होगा? उसको समय से पहले रिन्यू कराना पड़ेगा, उसको वैलिड डॉक्यूमेंटेशन दिखाना पड़ेगा कि 4 साल के पहले मैं आपके पास आ गया हूँ, मेरा जो कोर्स चलेगा वो 2 साल और चलेगा, 1 साल और चलेगा। ये सारी बातें आपको यूएसए के जो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी है उसमें जाके बतानी पड़ेगी। अगर वो अलाउ करते हैं तो वो कंटिन्यू रहेगा, अदरवाइज आपकी जो डिग्री है यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, पीएचडी, वो वहीं से भी छूट के आ सकती है इन केस आपका वीजा कैंसिल हो जाता है। ओवर 3 लाख इंडियन स्टूडेंट्स इन द यूएस आर अफेक्टेड। इससे क्या होगा? 3 लाख से अधिक इंडियन स्टूडेंट्स जो यूएसए में रह रहे हैं अफेक्टेड रहेंगे। लॉन्गर प्रोग्राम पीएचडी मेडिकल फेसेस द हाईएस्ट रिस्क ऑफ स्टूडेंट स्टेटस डिसरप्शन। ठीक है, उनकी डिग्री कंप्लीट भी नहीं होगी, ऐसा भी डर बना है। पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेस पीरियड हाफ फ्रॉम 60 to 30 डेज। अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन चाहिए, तो आपको मैक्सिमम 60 दिन में और मिनिमम 30 दिन में वो एडमिशन लेना ही पड़ेगा। ओपीटी ऑप्शनल प्रैक्टिस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, यानी कि आप एक टेक्निकल कोई चीज पढ़ रहे हैं उसके बाद उसकी ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, ठीक है, वहां पे ही किसी कंपनी में आपने ज्वाइन किया तो उसके लिए भी आपको यूएसए के इस डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा और ये आपको आगे के लिए वीजा प्रोवाइड करेगा। और ये किसका है? एस्टेम ऑप्ट, यानी कि साइंस, टेक्निकल, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। इस प्रकार की जितनी भी ट्रेनिंग होगी जिसमें साइंस रिलेटेड होगा, टेक्निकल रिलेटेड होगा, इंजीनियरिंग के रिलेटेड होगा और मैथमेटिक्स के रिलेटेड जितनी भी ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी, उसमें क्या होगा? यूएसए क्या करेगा? यूएसए का डिपार्टमेंट आपको एक्स्ट्रा दिन रुकने के लिए अनुमति प्रदान करेगा, यानी कि वीजा का जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ा दे। समझ में आया आपको? इंपॉर्टेंट क्या है? F1 वीजा को निरस्त कौन कर रहा है? निरस्त यानी कि 4 साल की उसकी ड्यूरेशन फिक्स कर रहा है, वो कौन कर रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट हम न्यूज देखते हैं। इंडिया यूके सीटा 99% exports duty free tariffs on car whiskey cut double contribution convention saved 600 million year million per year। ठीक है, अब इस न्यूज में तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप समझिए जो सेटा यानी कि कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेंड एग्रीमेंट है वो क्या है? एक तरीके का यूएसए और सॉरी यूके और इंडिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, क्योंकि सारे देशों को क्या आना है? इंडिया में आना है। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, इसलिए इंडिया को सारी कंट्रीज एक बहुत बड़ा मार्केट की तरह देखते हैं। अब इससे क्या होगा? जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इंडिया से जाने वाला सामान या यूके से आने वाला सामान, यहाँ पे उस पर टैरिफ बिल्कुल कम हो जाएंगे, या फिर बोले तो उसमें फ्री टैरिफ लगेगा ही नहीं। ठीक है? जो भी परसेंटेज लगते हैं ये सारी चीजें नहीं होगी। ये कब से इफेक्ट हुआ? जुलाई 15 2026 से 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स एंटर यूके ड्यूटी फ्री, कोई टैक्स नहीं लग रहा है। बेनिफिटिंग लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स लाइक टेक्सटाइल, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इससे फायदा होगा, इंडिया की लेदर इंडस्ट्री को फायदा होगा, मैरिन प्रोडक्ट जो कि समुद्री प्रोडक्ट्स हैं उसको फायदा होगा, ऑटो कंपोनेंट इनको भी फायदा होगा। ठीक है, इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से इन चारों सेक्टर को सबसे ज्यादा फायदा होगा, वहां पे टैक्स बिल्कुल नहीं लगेगा। इंडिया कट्स टैरिफ ऑन ब्रिटिश कार, जो ब्रिटिश कंपनीज की कार है, ठीक है, जितनी भी लग्जरी कार्स आती है वो कहाँ से आती है? ब्रिटिश से आती है। उस पे जो टैरिफ लगता था पहले, कितना लगता था? इंडिया 110% का, यानी कि कोई कार अगर 100 रुपए की आ रही है, आती तो नहीं है, लेकिन अगर समझाने के लिए, अगर 100 रुपए की कोई कार इंडिया में आती है यूके की, तो वो उस पर 110% का टैरिफ लग जाएगा। कितने की हो जाएगी? 210% का टैरिफ लग जाता है। लेकिन अब उसको 10% का कर दिया गया है, यानी कि 100 की कार अब कितने की हो जाएगी? 110 की हो जाएगी। जो भी यूके की स्कॉच और विस्की होती है उस पर भी पहले बहुत टैक्स लगता था,
अब उस टैक्स को कम कर दिया गया है, वो कितना कर दिया गया है, 150% से 40% ही कर दिया गया है, विद फेस कॉस्ट टू प्रोडक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री। ठीक है, इससे क्या होगा, थोड़ा सा इंडिया की डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री है, जो कि कार्स बनाती है या अपना इसको जो विस्की को बेचती है, उस पर थोड़ा सा इम्पेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट, एक और कौन सा एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और यूके के बीच में, डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन। आप एक चीज समझिए, ये जो सेटा था वो तो था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन क्या है, ये है एक सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी यानी कि क्या, अगर कोई इंडिया का बंदा एम्प्लॉय किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कंपनी में काम करता है, ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो किसी कंपनी में काम करता है, उसको किसी प्रोजेक्ट के लिए यूके में जाना पड़ा 3 साल के लिए। आप ये बात को समझिए। तो पहले तो वो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो पीएफ का पैसा कटाएगा इंडिया में, जो कि 12% है, और इसमें एडिशनल 12% गवर्नमेंट डाल देती है, पीएफ का पैसा यहाँ पे कटा लिया। अब इंडिया में जैसे पीएफ की एक तरीके से व्यवस्था है, यूके में भी तो होगी ना, क्योंकि क्या होगी, सोशल सिक्योरिटी के लिए होगी, जिसको क्या बोलते हैं, नेशनल इंश्योरेंस। अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जो बंदा कंपनी के थ्रू यूके में गया है, जो एम्प्लॉय गया है, वो एक तो यहाँ पे भी पैसा कटाएगा पीएफ का, और वहां पे भी पैसा कटाएगा, यानी कि उसका डबल तरीके से पैसा कटेगा। तो क्या होगा, अब क्या किया है यूके और इंडिया ने, डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन, यानी कि आपका एक ही जगह पैसा कटेगा। इसमें 5 साल तक के लिए ये प्रावधान किया गया है, 5 साल के बाद कुछ उसको दोनों तरफ कटाना पड़ेगा, ये भी हो सकता है। तो इंडिया का अगर कोई एम्प्लॉय जाता है यूके में, तो उसका पीएफ कटेगा, और यूके का एम्प्लॉय कोई इंडिया में आता है, तो उसका नेशनल इंश्योरेंस के नाम पे जो पैसा कटना होगा वही कटेगा। समझ में आया आपको, इससे क्या होगा, 75,000 प्लस वर्कर्स और 900 कंपनीज में लगभग 600 मिलियन डॉलर के आसपास का पैसा बचेगा। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा एक कारोबार था ये, कि दोनों तरफ पैसा कटता है। इससे क्या होगा, डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन से एक ही जगह एम्प्लॉय का पैसा कटेगा। नेक्स्ट हम न्यूज देखते हैं, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन फ्लैग्ड ऑफ, इंडिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चल पड़ी है। 89 किलोमीटर का डिस्टेंस ने कवर किया है, कहाँ से कहाँ तक, जिंद से सोनीपत, जो कि हरियाणा में है। और इसने 3200 हॉर्स पावर का एनर्जी को यूज किया गया है, और जीरो एमिशन टैक्स, इसमें कोई कार्बन का एमिशन नहीं हुआ है। अब आप इसको समझिए, पीएम मोदी ने फ्लैग ऑफ किया है, यानी कि हरी झंडी दे दी है चलाने के लिए। इंडिया ने ज्वाइन किया है सेलेक्ट ग्रुप ऑफ नेशन बाय फ्लैगिंग ऑफ इट्स फर्स्ट, ये पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन है जो कि 89 किलोमीटर जिंद से सोनीपत हरियाणा में चली है। ये कितने कोच की ट्रेन है, इसमें 10 डिब्बे हैं, जो जनरेट करते हैं 3200 हॉर्स पावर का एनर्जी, कैन कैरी 2600 पैसेंजर, 2600 पैसेंजर को ये कवर कर सकते हैं। ठीक है, एंड ऑपरेट्स ऑन हाइड्रोजन, ये जो टेक्निक पे काम कर रहा है वो कौन सी है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक प्रपल्शन सिस्टम, यानी कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक इंजन रहेगा, उसमें जो एनर्जी दी जाएगी, उस एनर्जी के द्वारा जो इंजन इग्निट होगा, उसमें क्या होगा, ये गाड़ी चलेगी, यानी कि ट्रेन चलेगी। इस सिस्टम में क्या होगा, जीरो एमिशन होगा, कोई भी कार्बन नहीं होगा, इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली रहेगा। ठीक है, तो ये चीज किसमें है, हाइड्रोजन ट्रेन में है। द ट्रेन विल टेक 2 राउंड ट्रिप्स डेली, 2 राउंड लेगी डेली, कंज्यूमिंग 300 केजी ऑफ हाइड्रोजन विद 3000 केजी कैपेसिटी स्टोरेज। एक दिन में क्या करेगी, ये 300 केजी का हाइड्रोजन इस्तेमाल करेगी, और इसमें जो कैपेसिटी है स्टोर करने की वो कितनी है, 3000 केजी है। और ये कहाँ पे है, प्लांट इन जिंद फॉर रिफ्यूलिंग, जिंद में इसको रिफ्यूल कर दिया जाएगा, किसको, हाइड्रोजन को। इट वर्क्स ऑन जीरो एमिशन टेक्नोलॉजी। आपको ये समझना पड़ेगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से, पहले तो ये कहाँ से कहाँ तक चली है, जिनसे सोनीपत के लिए चली है, 89 किलोमीटर के लिए चली है, हरियाणा में चली है। और ये हाइड्रोजन ट्रेन है, ये किस पे काम करती है, जीरो एमिशन टेक्नोलॉजी पे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इस टेक्नोलॉजी में काम कैसे होता है। इसमें हाइड्रोजन फ्यूल का जो सेल है वो कैसे वर्क करता है। इनसाइड हाइड्रोजन फ्यूल सेल टू थिंग्स कम टुगेदर, पहली है हाइड्रोजन, दूसरी है ऑक्सीजन।
ये दोनों मिलके क्या बनाती है, केमिकल रिएक्शन करती है, और इससे क्या बनता है, वाटर बनता है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसी से ट्रेन चल रही है, और उससे हीट बनती है, यानी कि हीट और वाटर गर्म पानी बन जाएगा। अब गर्म पानी बन जाएगा तो वो भाप बन के ऊपर उड़ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, कोई भी इंटॉक्सिनेंट्स नहीं होंगे, ठीक है, कार्बन का एमिशन नहीं होगा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहेगी ये ट्रेन। आगे आने वाले समय में हम देखते हैं कि ये ट्रेन बड़े रूट पे भी चलेगी कि नहीं चलेगी। इस टेक्नोलॉजी को एक तरीके से अभी अपनाया जा रहा है। इसकी कॉस्ट कटिंग कितनी होगी, ये कितना इंडिया के डेवलपमेंट में एडवांटेज लाएगा, ये सारी चीजों को आने वाले समय में देखा जाए। ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव, जीरो इमिशन टेक्नोलॉजी पे ये काम करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज है आपकी, दिल्ली अनवील्स मयूर एज ऑफिशियल मैस्कॉट फॉर कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026। ठीक है, एक टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 है जिसमें दिल्ली ने एक अपना मस्केट, यानी कि शुभंकर, आप बोल सकते हैं कि जैसे मेरी कंपनी है, अपन अभ्यस्त क्लासेस में पढ़ रहे हैं तो अभ्यस्त क्लासेस का एक लोगो है, तो उसी प्रकार जो टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 होगी उसमें जो लोगो रहेगा वो किसका रहेगा, वो मयूर, यानी कि मोर, यानी कि पिकॉक। अब पिकॉक क्यों किया, क्योंकि पिकॉक क्या है, इंडिया का नेशनल बर्ड है, जिसको कब घोषित कर दिया गया था, 1963 में। अब पिकॉक की बात आई है तो बायोलॉजी में भी क्वेश्चन, बायोलॉजी का भी क्वेश्चन आ सकता है आपके जीएस में। उसका साइंटिफिक नेम क्या है, पेवो क्रिस्टेटस। क्या है इसका नाम, पेवो क्रिस्टेटस। गॉट इट। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉमनवेल्थ गेम। अब पहले तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज क्या होती है, ऐसी इसमें मेनली वो कंट्रीज आती है जो कि एक समय में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रह रही थी, यानी कि ब्रिटिशों ने जहाँ पे रूल किया है वो सारी कंट्रीज क्या है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज है। और कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, तो कॉमनवेल्थ गेम में ही क्या हो रहा है, टेबल टेनिस चैंपियनशिप हो रही है 2026 में। और कहाँ पे हो रही है, दिल्ली में हो रही है। दिल्ली में जो मस्केट इसका, यानी कि इसका शुभांकर लोगो निकाला गया है वो क्या है, मयूर है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट, ये दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस न्यूज। हमने जितना पढ़ना था इसमें पढ़ लिया है, इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है नहीं। बस हाँ, इसको ये देख लीजिए, द चैंपियनशिप विल बी हेल्ड एट, कहाँ पे होगी ये, त्यागराज स्टेडियम दिल्ली में। कब से कब तक होगा ये, 27 जुलाई से 2 अगस्त तक का ये पूरा कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप चालू रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं हम, बैंक ऑफ महाराष्ट्र लॉन्चेस फिन पार्क 26 नेशनल साइबर सिक्योरिटी हैकाथन। अब पहले तो ये देखिए, फिन पार्क 26 किसने लॉन्च किया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंकिंग करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट न्यूज, और अदर एग्जाम में भी ये न्यूज आ सकती है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। हैकथन का मतलब अपन को समझना पड़ेगा, उसके लिए हम इसको फ्रेगमेंटेड करते हैं। हैक, हैक यानी कि आपको पता ही होगा, किसी भी चीज को कंट्रोल कर लेना। जो साइबर सिक्योरिटी होती है वो इसी के लिए तो होती है ना, कि हमारे जो बैंक के अकाउंट्स हैं या फिर टेक्नोलॉजी है उसको कोई भी हैकर आके हैक कर लेता है। हैक प्लस मैराथन, मैराथन यानी कि लंबे समय तक। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने क्या किया है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को बुलाया है, ऐसे लोगों को बुलाया है जो कि जो हैकिंग का सिस्टम है, जो हैकर्स होते हैं उनके लिए कोई एक नया मेथड बनाएंगे जिससे हमारा जो सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम, वो हैक ना हो। और उस पर क्या लगातार वो काम कर रहे हैं, इसको क्या बोल देंगे, हैक मैराथन यानी कि हैकाथन। आपको समझ में आया, यस। बैंक ऑफ महाराष्ट्र लॉन्च फिन पार्क 26 अ नेशनल लेवल साइबर सिक्योरिटी हैकाथन। ये नेशनल लेवल का साइबर सिक्योरिटी हैकाथन है, जिसमें कौन कौन आया है, स्टूडेंट और ड्रॉप आउट जिन्होंने कॉलेज छोड़ दिया है, टू डेवलप इनोवेटिव सॉल्यूशन बैंकिंग सिक्योरिटी चैलेंज। बैंकिंग की जो सिक्योरिटी चैलेंज, सिक्योरिटी में चैलेंजेस आते हैं उसके लिए हो सकता है नया सॉफ्टवेयर बना दे, नया ऐप बना दे, नई टेक्निक बना दे, जिससे क्या होगा, बैंक में साइबर सिक्योरिटी को लेके एक तरीके से अश्योरेंस आ जाएगा कि हमारा पैसा कहीं नहीं जाएगा, हमारे बैंक को प्रोटेक्ट किया जाएगा। क्योंकि पैसा आजकल क्या है, एक कैश फ्लो कैसे होता है, हार्ड कॉपी के रूप में तो हो नहीं रहा है, तो उसको भी फ्रीज कर लिया जाता है। ठीक है, अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। इसके लिए क्या हो रहा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने फिन पार्क 26 में नेशनल साइबर सिक्योरिटी हैकाथन को लॉन्च किया है।
ये आपके एग्जाम में आएगा। तो आगे पढ़ लीजिए आप। द हैकाथन ऑफर्स अ प्राइज फुल ऑफ ओवर 10 लाख एंड फोकसेस ऑन साइबर रिस्क। ठीक है, साइबर रिस्क पे फोकस कर रहे हैं, फ्रॉड प्रिवेंशन पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्राइवन एनोमैली डिटेक्शन एंड इनसाइडर थ्रेड डिटेक्शन इन डिजिटल बैंकिंग। ठीक है, ये सारी चीजें पे फोकस हो रहा है इस सेशन में। द टॉप 20 टीम्स विल क्वालिफाई फॉर द ग्रैंड फिनाले इन पुणे। पुणे में होगा ग्रैंड फिनाले। एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये समझिए बस एग्जाम पर्सपेक्टिव से। फिनपार्क 26 हैकाथन, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। और ये मेनली किसके लिए है? ये है आपके बैंकिंग के सिक्योरिटी चैलेंजेस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज हम देखते हैं। कैबिनेट अप्रूव वन 1,27,500 करोड़ फेज 2 ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन विद फोकस ऑन चिप डिजाइन। सेमीकंडक्टर की बात आती है। पहले तो आप सेमीकंडक्टर को समझिए। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट होगा, चाहे आप बात करें मोबाइल की, चाहे आप बात करें एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, जो भी होगा उसमें एक सेमीकंडक्टर चिप डली हुई है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण होंगे उसका जो दिमाग, ब्रेन होगा, वो क्या होगा? सेमीकंडक्टर होगा। तो इंडिया ने क्या किया है? सेमीकंडक्टर मिशन का फेज 2 लॉन्च किया है और इसमें कितना पैसा अप्रूव किया है? 1,27,500 करोड़ रुपए अप्लाई किया। फेज 1 में क्या हुआ था? पहले तो आप ये देखिए। फेज 1 में इंडिया ने क्या किया था? इंडिया ने फैक्ट्री बनाने पे जोर दिया कि जो सेमीकंडक्टर्स की हम चिप बनाएंगे उसकी फैक्ट्री को तो स्टेब्लिश करें, उसमें भी तो बहुत पैसा लगता है। लेकिन साथ ही साथ क्या हो रहा है? जो अदर कंट्रीज हैं, चाहे हम बात करें ताइवान की, चाइना की, कोरिया की, है ना, साउथ कोरिया की, ये क्या है? ये सेमीकंडक्टर की जो चिप है उनको बनाने में बहुत आगे हैं। हम तो एक लोकेशन ही बनाते जा रहे हैं, एक फैक्ट्री बनाते जा रहे हैं और वो चिप को अलग अलग डिजाइन में बनाते जा रहे हैं और छोटी से छोटी करते जा रहे हैं। तो इंडिया को इसका साथ ही साथ रियलाइजेशन हो गया कि हम तो फैक्ट्री ही बनाने में रह जाएंगे, हमको क्या करना होगा? इसका फेज 2 भी स्टार्ट कर देना होगा, जिसमें हम मेनली फोकस किस पे करेंगे? चिप की डिजाइन पे करेंगे। तो आपको समझ में आया रिसेंटली इंडिया ने क्या किया है? सेमीकंडक्टर का जो चिप बनाने का मिशन, सेमीकंडक्टर का जो मिशन है उसका फेज 2 स्टार्ट किया है, जिसमें किस पे ज्यादा फोकस किया जाएगा? चिप की डिजाइन। गॉट इट? इसकी आप न्यूज अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। यूनियन कैबिनेट अप्रूव फेज 2 ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन विद 1,27,500 करोड़ आउटले शिफ्टिंग फ्रॉम फेब कंस्ट्रक्शन, यानी कि वही फैक्ट्रीज बनाने को, टू डिजाइन एंड इनोवेशन इकोसिस्टम। अब क्या करा है? वहां से चिप के डिजाइन और इनोवेशन का इकोसिस्टम हम तैयार करेंगे। पॉलिसी रिड्यूसेस फिजिकल सपोर्ट फॉर फैब्रिकेशन यूनिट। अब जो फैक्ट्रीज डल रही थी उसमें कम पैसा जाएगा, सिवाय चिप बनाने पे, चिप की डिजाइन पे, चिप की इनोवेशन पे ज्यादा काम करने पे पैसा दिया जाएगा। एंड रीडायरेक्ट इट टू चिप डिजाइन, रॉ मटेरियल पे पैसा खर्च किया जाएगा। स्पेशलिटी केमिकल्स, ऐसा तो है नहीं ना जो सेमीकंडक्टर्स बन रहे हैं वो किससे बन रहे हैं? काफी ज्यादा उसमें केमिकल्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, सिलिकॉन से बन रहे हैं। तो इस पे जोर दिया जाएगा। इंडस्ट्रियल गैसेस पे विद अप टू 75% सब्सिडी ऑन डिजाइन। जो भी ये काम करेगा प्राइवेट फर्म भी, गवर्नमेंट उसको क्या करेगी? 75% की सब्सिडी देगी। किसमें से देगी? 1,27,500 करोड़ का जो ये प्रोजेक्ट है फेज 2 का, उसमें से 75% की सब्सिडी देगी। इंडिया टारगेट मैच्योर नॉट चिप्स 28 nm और लार्जर विच कॉन्स्टिट्यूट 70% ऑफ ग्लोबल सेमीकंडक्टर डिमांड। इंडिया क्या कर रहा है? 28 nm का, नैनोमीटर का क्या कर रहा है? चिप बना रहा है, जो कि ग्लोबली 70% और इससे ज्यादा किसकी डिमांड है? इसी साइज की डिमांड है। वाइल ऑल्सो एमिंग फॉर 7 nm एंड 2 nm कैपेबिलिटीज इन द नेक्स्ट 5 ईयर। अगले 5 सालों में इंडिया ये भी चाहता है कि हम ये और छोटी साइज के सेमीकंडक्टर्स की जो चिप है उनको बना पाए। लेकिन जो अभी ग्लोबली डिमांड है वो किसकी है? 28 nm की साइज की। और इंडिया इसमें क्या कर रहा है? 70% काम, जो ग्लोबली डिमांड है उसके लिए काम कर रहा है। तो आने वाले समय में सेमीकंडक्टर का जो इंडिया में मार्केट होगा वो बहुत बड़ा होगा। साथ ही साथ आप देख सकते हैं इंडिया में किस तरीके से मेक इन इंडिया पे काम हो रहा है। सारी चीजें हैं। नेक्स्ट न्यूज हम देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट टेक्स मोटो कॉग्निजेंस ऑफ डिले इन एक्सेस टू लाइफ सेविंग ड्रग्स केस अंडर आर्टिकल 21। सुप्रीम कोर्ट की बात आ रही है
श्यो मोटो की बात आ रही है और आर्टिकल 21 की बात आ रही है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऐसा मुद्दा जो देश का होगा जिसमें सामाजिक हित की बात होगी, समाज की बात होगी, महिलाओं की बात होगी, या ऐसी कोई भी सिचुएशन जिस पे देश में बात नहीं हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उस समय उस मुद्दे पे आके अपना डिसीजन दे सकता है। जैसे बात करें कि आपके शहर में गड्ढे हो रहे हैं और कोई भी ना म्यूनसिपैलिटी उस पर ध्यान दे रही है, ना जो वहाँ के लोकल सिटीजन है उसकी कंप्लेन कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, आए दिन वहाँ पे लोग बरसात में गिर रहे हैं, मर रहे हैं। तो क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट को याद आएगा इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, मैं इस पे संज्ञान लेता हूँ, मैं उस पर शो मोटू लेता हूँ और क्या करता हूँ, उस पर नियम बनाता हूँ कि ये 10 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाने चाहिए, सारे गड्ढों को भर देना चाहिए, ताकि इंसान की जीवन की वैल्यू हो, इंसान ना मरे। यानी कि क्या होगा, वो आर्टिकल 21 पे लागू होगा। आर्टिकल 21 क्या है, आपका मौलिक अधिकार है जो कि इन्फोर्सेबल होता है। आर्टिकल 21 क्या कहता है, राइट टू लाइफ, यानी कि जीने का अधिकार। अब आप जीने का अधिकार ही छीन लेंगे, यानी कि कुछ ऐसी चीजें हो रही होगी मेडिकल लाइन में, क्योंकि यहाँ पे आई है बात सेविंग ड्रग्स केस, कुछ ऐसी बातें हो रही होगी जिसपे किसी का ध्यान नहीं गया, या फिर किसी ने पिटीशन भी डाली है, किसी व्यक्ति ने हाई कोर्ट लोअर कोर्ट में, तो उस पर सुनवाई नहीं हुई है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, उस पर सो मोटो लिया है, यानी कि खुद का संज्ञान लिया है और उस पर अपना डिसीजन दिया है। तो बात क्या है, एक ब्रेस्ट कैंसर की मेडिसिन आती है, इसको बोलते हैं रिबोसी क्लिप। किसकी है, ब्रेस्ट कैंसर की। कैंसर आपको पता ही है एक ना इलाज बीमारी है, लेकिन धीरे धीरे इसका इलाज हो रहा है। तो इसकी एक टैबलेट आती है जो क्या है, रिबोसी क्लिप। अब रिबोसी जो क्लिप टैबलेट है वो क्या है, बहुत महंगी है, बहुत महंगी, यानी कि नॉर्मल पर्सन उसको परचेस नहीं कर पा रहा है। अब ये जो ऐसा केस है, नॉर्मल लोगों ने इसकी पिटीशन डाली है कि इसका उपचार तो है लेकिन हम उसको खरीद नहीं पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सरकार से विनती कर रहे हैं, सरकार से बोल रहे हैं कि आप इस टैबलेट को सस्ता कर दीजिए या ये हमको फ्री में प्रोवाइड कर दीजिए, क्योंकि इससे हमारी जीवन बच सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि 57 टाइम्स जब इसका पिटीशन डाल चुका है और अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो इसने सरकार को निर्देश दिए हैं कि आप इसको सस्ते में निकालिए इस मेडिसिन को। पहले इस पे सरकार इसको मेडिसिन को सस्ते में क्यों नहीं निकाल रही थी, क्योंकि पेटेंट्स होते हैं किसी भी चीज़ पे। जिस कंपनी ने मेडिसिन को बनाया होगा उसने उसके पेटेंट ले लिए होंगे और वही कंपनी इस पे आगे रिसर्च कर रही होगी, उसकी जो मोनोपोली हो गई है उससे वो क्या कर रहा है, वो अपनी रेट डिसाइड कर रहा है। जो कंपनी है इस मेडिसिन की रेट डिसाइड कर रहा है। लेकिन स्पेशल केसेस में ये जो पेटेंट एक्ट होते हैं इसको भी निरस्त कर दिया जाता है जब बात आती है आर्टिकल 21 की, राइट टू लाइफ की। तो सरकार क्या करेगी, अब इस मेडिसिन को, रिबोसिक्लिप को, इसके प्राइस कम कर देगी, यानी कि खुद की मैन्युफैक्चरिंग कर देगी। ये आपको समझ में आया? दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस न्यूज। हमने ये सारी न्यूज समझ ली। तो ये आज हमने 9 न्यूज कवर करी है। आज का हमारा एक क्वेश्चन भी रहेगा जिसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। क्वेश्चन इज, सुनील भारती मित्तल हैज बीन ऑनर्ड विद द 2026 लीडरशिप अवार्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी बात मैं आपको इसका हिंट दे देता हूँ। हालिया में यूएसए में 250वां उनका स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जिसमें न्यूयॉर्क का पोर्ट, यानी कि यूरोप के तट पे क्या है, न्यूयॉर्क हार्बर पे उनका सेलिब्रेशन हो रहा था। उसी सेलिब्रेशन में सुनील भारती, अब सुनील भारती कौन है, भारतीय एंटरप्राइजेस के मालिक। आप एयरटेल का नेटवर्क देखते होंगे, ये इन्हीं का ही है। इसके अलावा इनका रियल एस्टेट में भी काम है, इसके अलावा इनका साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी काम है। और ये जो सैटेलाइट्स के थ्रू सर्विलेंस देते हैं, इससे क्या करते हैं, इंडिया और यूएसए के बीच में क्या करते हैं, समन्वय बनाते हैं, और इंडिया का भी कंट्रीब्यूशन किसमें रहता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में रहता है। तो सुनील भारती मल्टीपल सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। अब इनको किसने अवार्ड किया है, ऑप्शंस आर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंडिया फाउंडेशन, ऑप्शन सी यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, एंड ऑप्शन डी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। आप रेगुलरली इस सेशन के साथ बने रहिए, ये क्लास आपके लिए डेली आएगी।
करंट अफेयर्स ऐसे ही आते रहेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूज आती रहेगी और इजी टू अंडरस्टैंड। जब तक नहीं समझ जाएगा मैं आपको बताता रहूंगा, आपके दिमाग में बैठा दूंगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। कीप वॉचिंग विद अभ्यस क्लासेस। थैंक यू।